जनवरी जान से प्यारी, फरवरी याद दिलाती है। जनवरी है जान से प्यारी, फरवरी याद दिलाती है। मार्च फूलों का महीना, मार्च है फूलों का महीना। गोवा जाने के बाद मुझे तंदूरी रोटी की याद आती है। गोवा जाने के बाद मुझे तंदूरी रोटी की याद आती है। मंदिर में जाकर के भगवान नहीं मिलते, मंदिर में जाकर के भगवान नहीं मिलते। बिना परिश्रम किए गोवा का तंदूरी रोटी और ज्ञान नहीं मिलते। गोवा का तंदूरी रोटी और ज्ञान नहीं मिलते। ए दुनिया ए नफरत ए गम, ए दुनिया ए नफरत ए गम, सब 2 दिन की हवा है। ये दुनिया ए गम ए नफरत, सब 2 दिन की हवा है। ए गरम चाय ए गोवा की तंदूरी रोटी, सारी बीमारियों की दवा है। ए गरम चाय और एक गोवा की तंदूरी रोटी, सारी बीमारियों की दवा है। आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 इंग्लिश प्रो चैप्टर नंबर 5 द ग्लिम्स ऑफ इंडिया। आज कहानी गोवा की है, इंडिया के सबसे छोटे राज्य जिसे गोवा कहते हैं। गोवा अपनी सुंदरता के लिए, आकर्षण के लिए पूरे इंडिया में चर्चा का विषय है। टूरिस्टों को, सैलानियों को अपने तरफ आकर्षित करता है। मन बहुत ही मनमोहक है। एक समय था जब पुर्तगाली यहाँ पर राज किया करते थे। देश आजाद हुआ, पुर्तगाली चले गए, लेकिन उनकी यादें आज भी कहीं न कहीं देखी जा सकती हैं। लोगों के घरों में तंदूरी रोटी को बनाने वाले, बेचने वाले, मोल्डिंग करने वाले घरों घरों में देखे जा सकते हैं। लोग अपने फैमिली के प्रोफेशन को आज भी जारी रखे हैं। घरों में भट्टियां आज भी एग्जिस्ट करती हैं। जो लोग गोवा में ब्रेड को बेचते हैं, तंदूरी रोटी को बेचते हैं, उनको बेकर कहा जाता है। ये बेकर को पास एक खास तरह का पिकुलिया टाइप का पोशाक हुआ करता था जिसको कबाई कहते थे। ये कबाई जो है, ये सिंगल लॉन्ग फ्रॉक हुआ करता था जो घुटनों के नीचे तक पहुंच जाता था। ये बेकर के हाथों में एक खास तरह का स्टिक, बम्बू का बना हुआ डंडा हुआ करता था। जब ये बेकर दरवाजे पर पहुंचते थे तो इसी से झन झन की आवाज देते थे, जिसका ये सिग्नल लोगों के पास पहुंचते ही समझ जाते हैं कि आ गया बेकर वाला, आ गया आ गया आ गया, लीजिए भैया तंदूरी रोटी। तंदूरी रोटी को तुरंत वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता था। और जो घर की नौकरानियां हुआ करते थे, तंदूरी रोटी को जा करके जो है ठीक लिया करते थे। और राइटर साहब ये सब चीजों को देख करके उनके मुंह में पानी आ जाया करते थे, ललचा जाते थे, शायद मिल जा मिल जा। और राइटर को भी मिलता था, लेकिन उनको ब्रेड तंदूरी रोटी नहीं मिलता था, ब्रेड बंगल मिलता था, जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट हुआ करता था। बेचारे राइटर के जो है क्या होता था, इनके जो है मुंह में पानी आ जाता था, क्योंकि एक लालच बढ़ जाती थी। ये कहानी है बेकर की। बचपन में राइटर के जो बेकर हुआ करते थे, कंपेनियन हुआ करते थे, फ्रेंड हुआ करते थे और मार्गदर्शक हुआ करते थे। ये अक्सर जो है बेकर जो इनके घरों से होकर के एक दिन में 2 बार गुजरते थे। एक बार तब गुजरते थे जब इनको तंदूरी रोटी खरीदना होता था, और एक बार तब गुजरते थे जब वो खाली करके अपने बास्केट को इनके घर से होकर के गुजरते थे। इस तरह से कम 2 बार जो है बेकर इनके घरों से होकर गुजरते थे। और राइटर साहब बिस्तर पे पड़े रहते थे, ज्यों ही झनझन की आवाज सुनते उनकी तरफ खींचे चले जाते थे। तेरे चेहरे में वो जादू है, दूर खींचा चला जाता हूँ, जाना होता है कहीं और बेकर के पास चला जाता हूँ। कुछ इस तरह का जो है वहाँ पर दृश्य हुआ करती थी। ये जो बेकर होते थे बहुत ही कमाल के होते थे। लोगों की इस ब्रेड से इतना दीवानगी होती थी कि सुबह में ही उनके पास खींचे चले जाते थे। और जो बेकर होते थे ये एल्डर्स के लिए, बड़ों के लिए ब्रेड बनाते थे, बच्चों के लिए ब्रेड बंगल बनाते थे। वो छोटा छोटा ब्रेड बंगल होता था, खाने में काफी स्वादिष्ट होता था। और जो महिलाएं हुआ करती थी वो अपनी लड़की के जो है इंगेजमेंट के रूम में सैंडविच का प्रयोग करती थी। सैंडविच का होता था, ये भी ब्रेड का एक खास प्रकार होता था जो खाने में स्वादिष्ट होता था। और लोग मैरिज गिफ्ट के रूम में बॉल का प्रयोग करते थे। बॉल क्या होता था, ये भी एक खास तरह का जो है तंदूरी रोटी ही होता था, लेकिन एक स्पेशल जो है शादी ब्याहों में गिफ्ट के तौर पे दिया जाता था। और लोग क्रिसमस
और अन्य फेस्टिवल के रूप में बोलिनहास का प्रयोग करते थे। ये भी एक खास तरह का ही ब्रेड होता था, तंदूरी रोटी ही होता था। अक्सर करके लोग त्योहारों में गिफ्ट के तौर पे दिया करते थे। तो आप समझ सकते हैं कि बेकर उस समय लोगों के लिए कितना इम्पोर्टेंट रहते थे, कितना महत्व रखते थे, लोगों की दीवानगी इस रोटी से कितना थी। तो इस तरह से जो है हमने इसके पूरे समरी को द ग्लिम्स ऑफ इंडिया का पार्ट फर्स्ट ए बेकर फ्रॉम गोवा, इसके समरी को बहुत ही अच्छी ढंग से एक पिक्चर, एक मूवी की स्टाइल में मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब इसको हम लाइन बाय लाइन विथ हिंदी मीनिंग के साथ एक्सप्लेन करेंगे। आई विल एक्सप्लेन इट इन इंग्लिश विथ ग्लिम्स ऑफ इंडिया। ग्लिम्स ऑफ इंडिया, भारत की झलकें। ये है क्लास 10 इंग्लिश का चैप्टर नंबर 5 द ग्लिम्स ऑफ इंडिया। इस पूरे चैप्टर को 3 पार्टों में डिवाइड कर दिया गया है, 3 भागों में बांट दिया गया है। तो इसका जो है फर्स्ट ए पार्ट है ए बेकर फ्रॉम गोवा। एक बेकर, बेकर का मतलब जो ब्रेड को बेचते हैं, तंदूरी रोटी को बेचते हैं, उन्हीं को बेकर कहते हैं। बनाते हैं, बेचते हैं, वही एक बेकर है। फ्रॉम गोवा यानी गोवा के एक बेकर की एक कहानी है। इसके समरी को हमने एक मूवी, एक फिल्म के स्टाइल में बहुत ही सावधानी से एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब इसको हम लाइन बाय लाइन विथ मीनिंग के साथ इंग्लिश में एक्सप्लेन करेंगे। आई विल एक्सप्लेन इट इन इंग्लिश विथ मीनिंग लाइन बाय लाइन। दिस इज ए पेन पेट्रियट। यह एक छाया चित्र है। छाया चित्र का मतलब क्या होता है? किसी की याद में, जो इस दुनिया में न हो, उसकी याद करके उसके विषय में कुछ कहना ही छाया चित्र कहलाता है। तो जो ये कहानी है, ये बेकर फ्रॉम गोया, ये एक पेन पेट्रियट है, एक छाया चित्र ही है। आप ए ट्रेडिशनल, ए पारंपरिक गोवा विलेज बेकर, एक गोवा के गांव के एक बेकर की ये पेन पेट्रियट है, एक छाया चित्र है। हु, जो स्टिल हैज ए इम्पोर्टेंट रोल, जो आज भी हैज ए इम्पोर्टेंट प्लेस, उसका जो है एक महत्वपूर्ण प्लेस, स्थान है। इन ही सोसाइटी, आज भी समाज में उसकी जो है अहम भूमिका है, समाज में ही उसका बहुत महत्वपूर्ण रोल है, स्थान आज भी बरकरार है। आवर लीडर्स आर ऑफ्टेन हियर्ड, हमारे पूर्वज प्रायः कहते हुए दिखाई देंगे, प्रायः हियर्ड कहते हुए दिखाई देंगे। रिमिनेसिंग नोस्टाल्जिया, रिमिनेसिंग नोस्टाल्जिया का मतलब भावनात्मक रूप से याद करते हुए, यानी हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो बड़े लोग हैं, आज भी बहुत भावनात्मक रूप से कहते हुए नजर आएंगे। अबाउट दोज गुड ओल्ड पोस्टगुइज, अबाउट बारे में, दोज गुड अच्छे, ओल्ड पुराने, पोस्टुगीज उस पुर्तगाली दिनों को बारे में वो प्रायः कहते हुए देखे जा सकते हैं। द पोर्चुगीज, जो पुर्तगाली थे, एंड देयर फेमस, उनका लोकप्रिय लोफ्स ऑफ ब्रेड, ये जो हमारे पूर्वज हैं प्रायः पुर्तगालियों के विषय में, उनको उनकी मशहूर जो ब्रेड थी, यानी जो तंदूरी रोटी हुआ करते थे, उनके विषय में वो कहते हुए प्रायः नजर आएंगे। दोज ईटर्स ऑफ लोव्स, ये रोटियों को खाने वाले जो ईटर हैं, खाने वाला है। माइट है बैनिश, बैनिश का मतलब गायब हो जाना, डिसअपियर को बैनिश कहते हैं। शायद जो है ये तंदूरी रोटी, जो लोव्स ऑफ ब्रेड हैं, ये जो रोटियों को खाने वाले लोग हैं, शायद जो है आज हमारे बीच में नहीं है। बट द मेकर आर स्टिल देयर, लेकिन इसको बनाने वाले लोग आज भी मौजूद हैं। वी स्टिल हैव एमंगस्ट अस, वे आज भी एमंगस्ट हमारे मध्य में है, हमारे बीचों में है, हम सबके बीच में ऐसे लोग आज भी मौजूद हैं। द मिक्सचर, वे आटा मैदों को मिलाने वाले में से हैं। द मोल्डर्स, जो रोटियों का आकार देते हैं, ऐसे लोग भी मौजूद हैं। एंड दोज हु बेक्स द लोव्स, जो इन रोटियों को सेकते हैं, ऐसे लोग भी आज हमारे बीच में मौजूद हैं। यानी हमारे बीच, हमारे आपके बीच में जो रोटियों का आकार देते हैं, जो मैदा को मिलाते हैं और जो उन्हें बनाते हैं, सेकते हैं, ऐसे लोग
लोगों को देखा जा सकता है। Those aged old time tested furnace still exist। टाइम टेस्टेड का मतलब लंबे समय से फर्नेस वो भट्टी इट स्टिल एग्जिस्ट आज भी देखा जा सकता है। वो पुरानी जो भट्टियां हैं आज भी गोवा के क्षेत्रों में देखा जा सकता है। द फायर्स इन द फर्नेस आग ऑफ द फर्नेस मन भट्टियों की जो ज्वाला है आग है हैज नॉट एट बीन एक्सटिंग्विश्ड आज भी गायब नहीं हुई है। यानी जो भट्टियों में आग जलती है आज भी जल रही है। इट्स मीन दैट आज भी गोवा में ऐसे लोग हैं जो तंदूरी रोटी जो लोफ्स ऑफ ब्रेड को तैयार करते हैं उन्हें जो है बनाते हैं। द थर्ड यानी खटखट की आवाज एंड जिंगल माने झंझनाहट की आवाज ऑफ ट्रेडिशन बेकर्स बम्बू हेराल्डिंग हिज अराइवल इन द मॉर्निंग। यानी जो बेकर गोवा के हैं जो खटखट की और झनझन की आवाज सुबह में करते हैं ऐसा संकेत उनके आने का होता है। कैन स्टिल बी हियर्ड इन सम पैलेस ऐसी आवाजों को गोवा के कुछ स्थानों पे आज भी देखा जा सकता है। यानी सुबह में खटखट और झनझन की आवाज जो सुबह उनके आने का आवागमन का संकेत देता है ऐसा गोवा के कुछ स्थानों पे आज भी देखा जा सकता है। मे बी द फादर इज नॉट अलाइव शायद इनके पिता आज भी जिंदा न हो बट लेकिन द सन स्टिल कैरीज लेकिन जो उनके पुत्र हैं स्टिल आज भी कैरीज ऑन जारी रखे हैं द फैमिली परिवार के प्रोफेशन धंधा को। शायद उनके पिता आज हमारे बीचों में न हो लेकिन उनके जो पुत्र हैं आज भी उस धंधे को जारी रखे हैं। यानी कि जो है अपने पिता से मिला हुआ जो विरासत में मिला हुआ है उसको आज भी उस धंधे को आज भी वो लोग जारी रखे हैं। दीज बेकर आर इवन टुडे ये बेकर आज भी इवन टुडे आज भी नोन एज पेडर इन गोवा यानी गोवा में इनको पेडर के नाम से जाना जाता है। ये जो बेकर हैं गोवा में आज भी पेडर के नाम से जाना जाता है। ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा हमारे बचपन के दौरान गोवा में द बेकर यूज टू बी आवर फ्रेंड जो बेकर हुआ करते थे हमारे मित्र हुआ करते थे कंपेनियन साथी हुआ करते थे एंड गाइड और मार्गदर्शक हुआ करते थे। ही यूज टू कम वो आया करते थे एट लीस्ट ट्वाइस इन ए डे एक दिन में कम से कम 2 बार आया करते थे। वंस एक बार व्हेन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग जब वो सुबह में सेट आउट निकलते थे इन द मॉर्निंग सुबह में ऑन ही सेलिंग राउंड अब जो जब सामान को सुबह में बेचने के लिए निकलते थे तो एक बार तब आते थे एंड देन अगेन एक बार पुनः आते थे व्हेन ही रिटर्न आफ्टर इम्पटिंग हिज ह्यूज बास्केट जब अपने विशाल टोकरी को खाली कर करके सामानों को बेचने के बाद जब खाली हो जाता था तो उसके साथ पुनः रिटर्न होते थे। इट्स मीन दैट ही केम टू मी एट ट्वाइस इन ए डे एक दिन में मेरे पास कम से कम 2 बार आया करते थे। दी जिंगलिंग माने झनझन की जो आवाज थी थर्ड ऑफ हिज बम्बू उनके जो छड़ी स्टिक जो लिए रहते थे डंडा जो लिए रहते थे उनके झिंगिंग और खटखटाने की जो आवाज थी वो अस अप हमको जगा देता था फ्रॉम स्लीप नींदों से। यानी सुबह में जब हमारे पास वो पहुंचते थे गली गलियारों में आते थे तो उनके जो छड़ी लिए रहते थे डंडा लिए रहते थे उनके जो है थर्ड यानी खटखट की और जिंगलिंग झनझन की आवाज से हम अपने बिस्तर को छोड़ दिया करते थे। एंड वी रन टू मीट एंड ग्रीट हिम हम उनसे मिलने के लिए जाते थे एंड ग्रीट हिम उनका स्वागत करने के लिए पहुंच जाते थे। वाई वाज इट सो ऐसा आखिर में क्यों था ऐसा हम क्यों करते थे। वाज इट फॉर दी लव्स ऑफ लोफ क्या हमको उस ब्रेड के लिए बहुत काफी लगाव था उस ब्रेड से हमारा जो है लगाव था हमारा प्यार था इसलिए हम उनके पास खींचे चले जाते थे।
नॉट एट ऑल, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। द लव्स वेयर ब्रॉट बाय सम पास्किन एंड आर बास्किन, पास्किन एंड बास्किन का मतलब नौकरानियों जो है का ये हैं जिनका नाम पास्किन और बास्किन हुआ करता था। द मिड सर्वेंट ऑफ द हाउस, घर की जो नौकरानी हुआ करती थी जिनका नाम पास्किन और बास्किन होते थे, ये सब ब्रेड को लाया करती थी, हम इसको लाने का काम नहीं करते थे। व्हाट जो वी लॉन्ग फॉर, हम इच्छा चाहते थे, हमारा इच्छा बनती थी, हम इस अभिलाषा में रहते थे। वेयर दोज ब्रेड बंगल, हम तो उस ब्रेड बंगल के लिए इच्छुक रहते थे, यानी हम इसलिए उनके पास जाते थे ताकि हमारा जो ब्रेड बंगल हो, ब्रेड माने वो ब्रेड हो गया, टुकड़ा हो गया, रोटी का टुकड़ा हो गया, बंगल का मतलब जो एक वृत्ताकार आकार का हो, उस गोल गोल छोटे छोटे ब्रेड बंगल के लिए हम उनके पास जाते थे। विच जो वी चूज केयरफुली, जो बहुत हम सावधानी से वहां पर पिकअप करते थे, लिया करते थे। समटाइम्स, कभी कभार, इट वॉज स्वीट ब्रेड, ये कभी कभार तो बहुत ही मीठा ब्रेड हुआ करता था। आप स्पेशल मेक, एक खास तरह का बना हुआ काफी स्वादिष्ट काफी मीठा ब्रेड हुआ करता था। द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री ऑन द सीन विथ झिंग झिंग, और जो बेकर हुआ करते थे अपने एक संगीती प्रवेश देते थे झिंग झिंग करते हुए, साउंड ऑफ हिज स्पेशल मेड बम्बू स्टाफ, और जो अपना खास तरह का जो बम्बू स्टाफ लिया रहते थे उनसे झंग झंग की आवाज करते हुए वो सुबह में वो प्रवेश किया करते थे, यानी हमारे पास सुबह में जब गली गलियारों में आते थे तो झन झन की आवाज किया करते थे। वन हैंड, एक हाथों से सपोर्टेड दी बास्केट ऑन हिज हेड, एक हाथ से अपने बास्केट को जो है हाथ से पकड़े हुए रहते थे, सर पे बास्केट रखते थे, एक हाथों से सपोर्ट दिए रहते थे। एंड अदर, जो दूसरा हाथ होता है, बैंग्ड, बैंग का मतलब जो होता है जोर जोर से आवाज देते थे, नीचे पीटते थे। दी बम्बू ऑन दी ग्राउंड, और उस स्टिक से जो है तेज आवाज में नीचे झन झन की आवाज जो है ग्राउंड पे पीट कर दिया करते थे। इस मीन दैट, एक हाथ से बास्केट पकड़े रहते थे, दूसरे हाथ में वो स्टिक लिए रहते थे जिससे झन झन की आवाज देती, ग्राउंड पे अक्सर पीटा करते थे। ऑन दी वर्टिकल बम्बू, आई जो उनका छड़ी होता था, बम्बू का मतलब यहाँ छड़ी से है, ये जो छड़ी होता था वो वर्टिकल एक सीधे तौर पे जो है बिल्कुल स्ट्रेट रखते थे, यानी सीधे बम्बू से जो है पीटते थे और उसी पर वो बास्केट को रख दिया करते थे। वी किड, हम बच्चे, वुड बी पुश्ड असाइड, हमको थोड़ा सा इधर उधर दाएं बाएं खिसका दिया जाता था, थोड़ा सा पुश कर दिया जाता था, धक्का दे दिया जाता था। विद ए माइल्ड, हल्का सा रिब्यूक माने डांट करके। एंड द लोफ्स वुड बी डिलीवर्ड, इसके बाद जो ब्रेड हुआ करता था, लोफ्स का मतलब ब्रेड, जो ब्रेड हुआ करता था डिलीवर कर दिया जाता था, यानी लोगों के बीच में बांट दिया जाता था। टू दी सर्वेंट, उन नौकरों के बीच में, यानी हम सबको हल्का सा डांट दे करके बास्केट के पास से दूर हटा दिया जाता था और जो सर्वेंट आए रहते थे उनको ब्रेड वितरित कर दिया जाता था। बट लेकिन वी वुड नॉट गिव अप, हम इसे त्याग करने वाले नहीं थे, यानी हम हार मानने वालों में से नहीं थे। वी वुड क्लाइम ए बेंच, हम बेंचों पे चढ़ जाते थे। आर ए परपेट का मतलब उभरा हुआ भाग, अथवा उभरे हुए भाग पे चढ़ जाते थे। एंड पीप इनटू द बास्केट, पीप का मतलब होता है झांकना, और इस बास्केट में झांका करते थे। हम लोग हार नहीं मानते थे बल्कि उभरे हुए भाग पे ब्रेंच पे चढ़ करके उस बास्केट में झांका करते थे। समहाउ, किसी प्रकार, आई कैन स्टिल रिकॉल द ट्रिपिकल फ्रेगनेंस ऑफ दोज लोफ्स, समहाउ किसी प्रकार से, आई कैन स्टिल रिकॉल, हमें आज भी याद करते हैं, द ट्रिपिकल अच्छे जो महक थे, फ्रेगनेंस ऑफ दोज लोफ्स, इस प्रकार से हम उस जो रोटी की महक थी, वो ब्रेड की जो महक थी आज भी मुझे याद है। लोफ्स यानी कि जो ब्रेड हुआ करता था, फॉर इल्डर, बड़ों के लिए वो जो है ब्रेड बना होता था। एंड दी बैंगल्स यानी गोले गोले छोटे छोटे ब्रेड जो होता था, फॉर द चिल्ड्रेन, अब बच्चों के लिए जो बंगल बनाया जाता था। दीज वेयर डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश
आवर ट्रीथ, उस समय हम अपनी ट्रीथ को ब्रश भी नहीं किए रहते थे, यानी हम दांतों को ब्रश भी नहीं करते थे उस समय जब ये बंगल मेरे घरों पे पहुंच जाता था। और वॉश आवर माउथ प्रॉपरली, और हम अपने मुंह को काफी अच्छी ढंग से वॉश भी नहीं किए रहते थे। एंड वाई शुड वी, हम ऐसा क्यों करें भी। हु वुड टेक द ट्रबल ऑफ पल्किंग, कौन इस कष्ट को सहेगा। ट्रबल ऑफ पल्किंग, पत्ता के तोड़ने जैसे कष्टों को कौन सहेगा। द मैंगो लीफ, आम के पत्तों को। फॉर दी टूथपेस्ट, टूथपेस्ट का के रूप में प्रयोग करने के लिए आम के पत्तों को कौन जो है पेड़ पौधों से तोड़ेगा। ऐसा भी करने में हमको कष्ट होती थी, हमको पीड़ा होती थी, हमको परेशानियां होती थी। एंड व्हाई वाज इट नेसेसरी एट ऑल, क्यों ये करना जरूरी भी था का। नहीं, ऐसा करना बिल्कुल जरूरी नहीं था। द टाइगर नेवर ब्रश हिज टीथ, कभी टाइगर को अपने टीथ को ब्रश करता है क्या। एक जो टाइगर होता है क्या अपने दांत में कभी ब्रश का प्रयोग करता है क्या। हॉट टी कुड वॉश, जो गर्म चाय होते थे कुड वॉश धो देते थे। एंड क्लीन अप, साफ सुथरा कर देते थे। एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल, इसके बाद जो है जो गर्म चाय हम सब पीते थे उस बहुत प्रॉपरली ढंग से मुंह को, ब्रश को, दांतों को आसानी से साफ सुथरा कर दिया करते थे। मैरिज गिफ्ट आर मीनिंगलेस, जो शादी का गिफ्ट हुआ करता था मीनिंगलेस, निरर्थक हुआ करता था। विदाउट द स्वीट ब्रेड, और मीठे स्वादिष्ट ब्रेड के अभाव में जो शादी का गिफ्ट होता था वह निरर्थक हुआ करता था। नोन एज द बोल, जिसको हम बोल कहते थे। जस्ट एज ए पार्टी, जिस प्रकार से कोई समारोह आर विस्ट, एक दावत, लूज इट्स चार्म विदाउट ब्रेड, ऐसे ब्रेड के अभाव में जो पार्टियां हुआ करते थी और जो कोई दावत होता था उसका आकर्षण समाप्त हो जाता था। यानी वहां पर ब्रेड नहीं मिला तो समझ लीजिएगा उस पार्टी का कोई आकर्षण ही नहीं था। नॉट इनफ कैन बी सेड, हम बहुत अधिक तो नहीं कह सकते हैं। टू शो हाउ इम्पोर्टेंट ए बेकर कैन बी फॉर ए विलेज, एक गांव के लिए जो बेकर हुआ करते थे, यानी जो तंदूरी रोटी ब्रेड को बेचने वाले हुआ करते थे, ये कितना महत्वपूर्ण है इसके विषय में हम बहुत ज्यादा नहीं कर सकते हैं। द लेडी ऑफ द हाउस, जो महिलाएं हुआ करती थी घर की, मस्ट प्रिपेयर, निश्चित तौर पे तैयार करती थी, सैंडविचेज ऑन दी ओकेजन, इस अवसर पे, ऑफ हर डॉटर्स एंगेजमेंट, और जब उनकी लड़कियों का दिखैया होता था यानी मंगनी जब होती थी उस अवसर पे वो उस ब्रेड को सैंडविचेज के रूप में तैयार किया करते थे। इस सब अवसर पे यानी कि जब मंगनी होती थी तो उस समय भी तंदूरी रोटी का यानी ब्रेडों का प्रयोग किया जाता था। केक्स एंड बोलिनहास आर द मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल, क्रिसमस के लिए साथ ही साथ अन्य त्योहारों के लिए जो बोलिनहास था और जो केक था बहुत ही महत्वपूर्ण हुआ करता था। यानी कि जो है त्योहारों में यदि केक नहीं बांटा गया तो उसका कोई मतलब नहीं होती थी, उस त्योहार का जो वो आकर्षण था वो समाप्त हो जाया करता था। दस इस प्रकार द प्रेजेंस ऑफ द बेकर, बेकर्स फर्नेस, यानी कि बेकर के जो है भट्टियों की उपस्थिति इन द विलेज इज एब्सोल्युटली एसेंशियल, इस प्रकार से जो बेकर की भट्टियां हुआ करते थे उनका रहना इन ग्रामीणों के लिए काफी जरूरी था। इसके अभाव में सब कुछ निरर्थक था। द बेकर आर ब्रेड सेलर ऑफ दोज डे हैड ए पेकुलियर ड्रेस नोन एज कबाई, जो बेकर हुआ करते थे अथवा ब्रेड सेलर होते थे जो ब्रेड को बेचते थे, ऑफ दोज डे उस समय, हैड ए पेकुलियर एक खास तरह का ड्रेस हुआ करता था, नोन एज कबाई, जिसको हम कबाई कहते थे, उनका जो खास ड्रेस होता था उसका नाम कबाई था। इट वाज ए सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक, यह सिंगल पीस में लॉन्ग फ्रॉक हुआ करता था, रीचिंग डाउन टू द नी, जो घुटनों से नीचे होता था। यानी कबाई का जो क्वालिटी क्या थी, इसकी विशेषता क्या थी, ये लॉन्ग फ्रॉक हुआ करता था जो घुटनों से भी नीचे होता था। इन आवर चाइल्डहुड, हमारे बचपन के दौरान, वी सा बेकर्स, मैंने देखा बेकर्स को,
wearing a shirt and trouser। मैंने देखा कि जो हमारे समय में जो बेकर हुआ करते थे एक शर्ट और एक ट्राउजर एक पैजामा पहना करते थे। विच वेयर शॉर्टर देन फुल लेंथ, जो लंबे पैजामे से छोटा हुआ करता था। वंस एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट, और जो हाफ पैंट होता था उससे बड़ा हुआ करता था, यानी फुल पैंट से छोटा होता था, हाफ पैंट से बड़ा हुआ करता था। हमारे समय में यानी राइटर के समय में उनका जो ड्रेस हुआ करता था, यानी बेकरों का जो ड्रेस था। इवन टुडे, आज भी, एनी वन हु वियर्स ए हाफ पैंट, आज भी कोई जो यदि हाफ पैंट को पहन ले, विच रीच जस्ट बिलो द नी, जो घुटनों से नीचे जा रही हो, इनवाइट्स, जिसे माना जाता है, द कमेंट्स दैट ही इज ए ड्रेसेड लाइक ए पेडर, इसका जो ड्रेस है वो पेडर की तरह है, एक तंदूरी बेचने वाले एक बेकर की तरह है। आज भी कोई ऐसा पैंट पहन ले जो घुटनों से नीचे हो तो ये माना जाता है कि ही इज जस्ट लाइक ए पेडर, एक पेडर की तरह है। इन गोवा में जो पेडर होते हैं उन्हीं की तरह इसका यूनिफॉर्म है। द बेकर यूजुअली कलेक्ट हिज बिल एट द एंड ऑफ मंथ, जो बेकर हुआ करते थे यूजुअली प्रायः कलेक्टेड हिज बिल, अपने बिल को कलेक्ट करते थे एट द एंड ऑफ मंथ, मंथ के अंत में उस सारे बिल को कलेक्ट किया करते थे। मंथली अकाउंटेड यूज टू बी रिकॉर्डेड ऑन दी सम वॉल्स इन पेंसिल, और जो रिकॉर्ड रहता था वो दीवालों पे पेंसिल से नोट कर दिया करते थे। बेकिंग वाज इंडीड, बेकिंग वास्तव में तंदूरी रोटी ब्रेड को बेचना, वाज इंडीड वास्तव में ए प्रॉफिटेबल, एक लाभदायक प्रोफेशन धंधा हुआ करता था। इन द ओल्ड डेज, पहले के समय में एक तंदूरी रोटी एक ब्रेड को बेचना काफी लाभदायक धंधा हुआ करता था। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्ट्रो, जो बेकर होते थे और उसका जो परिवार था कभी भी स्ट्रो भूखों नहीं मरता था। ही हिज फैमिली, वह और उसका फैमिली, एंड हिज सर्वेंट, और उनके नौकर, ऑलवेज प्रायः, लुक्ड हैप्पी एंड प्रॉस्पर, जो बेकर होते थे और उनका जो परिवार हुआ था, लुक हैप्पी हमेशा खुश रहते थे, एंड प्रॉस्पर संपत्ति से, धन संपत्ति से परिपूर्ण रहते थे। देयर प्लम्स, उनका हिष्ट पुष्ट जो शरीर था, फिजिक्यू वो जो फिजिकली रूप से जो शरीर था हिष्ट पुष्ट, वाज ओपन टेस्टमनी टू दिस, इसका एक खुला हुआ उदाहरण था, यानी हिष्ट पुष्ट शरीर इस बेकर का एक खुला नमूना था, उदाहरण था। इवन टुडे, यहाँ तक आज भी, एनी पर्सन, कोई भी व्यक्ति, विथ ए जैक फ्रूट लाइक फिजिकल, जो शरीर में एक कटहल की तरह हिष्ट पुष्ट दिखाई देता है, एपरेंस बाहरी उसका दिखावा है, इज इजिली कंपेयर टू द बेकर, उसकी आसानी से तुलना एक बेकर से किया जाता है। आज भी कोई ऐसा व्यक्ति है जो हिष्ट पुष्ट है, शरीर काफी लंबा चौड़ा है, तो ये माना जाता है ही इज जस्ट लाइक ए बेकर, वह उस बेकर की तरह है जो गोवा में अक्सर तंदूरी रोटी को, ब्रेड को बेचा करता था। तो दिस वाज द लास्ट पॉइंट ऑफ माय चैप्टर। दिस चैप्टर कम्स टू एंड। इसका जो है फर्स्ट पार्ट, द ग्लिम्स ऑफ इंडिया का फर्स्ट पार्ट यहीं पर समाप्त हो गया। तो यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा स्कूल के ग्रुप में, ट्यूशन के ग्रुप में आप इस वीडियो को शेयर कीजिए। इससे आपको और अच्छी क्वालिटी का वीडियो मिलेगा और हमको मिलेगा मनोबल। थैंक यू वेरी मच।